2016 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने पास किया द गुड समैरिटन लॉ, जिससे आप और मुझ जैसे कई गुड समैरिटन्स रोड क्रैश विक्टिम्स की मदद के लिए बिना डरे सामने आए हैं। इस लॉ के तहत फर्स्ट रिस्पॉन्डर को किसी भी तरीके की कानूनी, कार्य विधिक या फिर आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। यानी कि अगर आप सड़क दुर्घटना की पुलिस को सूचना देते हैं और अपना नाम या पता नहीं बताना चाहते, तो आप पर इस बात का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। आपको किसी भी प्रकार का बयान देने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। आपको गवाह बनना है या नहीं, ये सिर्फ आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अब आपसे अस्पताल में रोड क्रैश विक्टिम को ले जाने के लिए किसी भी तरीके की पैसे की डिमांड नहीं की जाएगी और ना ही आपको वहां पर रुकने के लिए मजबूर किया जाएगा। अगर आप गवाह बनते हैं तो कोर्ट एक ही बार में आपकी गवाही लेगा। कोर्ट के चक्कर बार बार नहीं लगाने पड़ेंगे। मदद के बाद आपको प्रोसीजर्स में इन्वॉल्व आपकी सहूलियत के हिसाब से किया जाएगा और ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो अगली बार दोबारा ना सोचें। जब भी कभी सड़क पर किसी घायल व्यक्ति को देखें तो बिना डरे, बिना झिझके उसकी मदद के लिए आगे आएं। और काम यहीं पर खत्म नहीं होता। अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने कोलीग्स को भी गुड समैरिटन लॉ के बारे में बताएं, क्योंकि 80% इंडियंस को अभी तक इंडियन गुड समैरिटन लॉ के बारे में जानकारी नहीं है। आप उनको ये सब बताएं कि गुड समैरिटन लॉ के तहत आप किसी भी प्रकार की आर्थिक, कानूनी और कार्य विधिक परेशानियों से मुक्त हैं। तो अगली बार आप आगे आएंगे ना। प्यारे बच्चों, मैं प्रज्ञा सिंह, एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर से गृह विज्ञान की कक्षा में एक बार आपका पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के शिशु मृत्यु संख्या की समस्याएं नामक पाठ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज हमारे प्रमुख चर्चा के बिंदु क्या होंगे। बच्चों, आज हम सर्वप्रथम यह जानेंगे कि शिशु मृत्यु की संख्या एक समस्या क्यों है। उसके बाद हम यह जानेंगे कि शिशु मृत्यु संख्या का क्या अभिप्राय है एवं शिशु मृत्यु दर से क्या अर्थ निकलता है। उसके बाद हम यह जानेंगे शिशु मृत्यु दर अधिक होने के क्या कारण हैं एवं कौन से ऐसे उपाय किए जा रहे हैं जिससे इस शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। बच्चों, अपने पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं और सर्वप्रथम यह जानने का प्रयास करते हैं कि शिशु मृत्यु संख्या अधिक होना या शिशु मृत्यु एक समस्या क्यों है। बच्चों, हम सब जानते हैं कि जन्म एवं मृत्यु दोनों शाश्वत है, अर्थात दोनों सत्य है। जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित ही होगी ही। परंतु यदि यह मृत्यु असमय किसी बच्चे या किसी बालक या किसी शिशु की होती है तो यह मृत्यु न केवल उस बालक के लिए ही और उसके परिवार के लिए ही अपितु पूरे राष्ट्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय एवं प्रगति में बाधक होती है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये शिशु ही देश के भावी नागरिक होते हैं। और बच्चों, इसीलिए प्रत्येक प्राणी यह प्रयास करता है कि जहां तक संभव हो इस मृत्यु को टाला जाए। विशेष तौर से मनुष्य भी इस समस्या के समाधान के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास करता रहता है और स्वास्थ्य विज्ञान एवं चिकित्सा शास्त्र के द्वारा वह विभिन्न रोगों के उपचार की पद्धति को खोज निकालने में प्रयास कर रहा है। परंतु इन विभिन्न प्रयासों के बावजूद वह इस असमय होने वाली मृत्यु पर पूर्णता अंकुश लगाने में अभी सफल नहीं हो पाया है। और यही कारण है कि यह शिशु मृत्यु संख्या लगभग सभी विकासशील देशों के लिए एक विकट समस्या के रूप में आज भी विद्यमान है। बच्चों, आज हमारी चर्चा का प्रमुख बिंदु यही होगा कि यह शिशु मृत्यु संख्या या शिशु मृत्यु दर क्या है और क्या इसके कारण हैं और किन उपायों से इन्हें कम किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम परिचित होते हैं कि शिशु मृत्यु संख्या का क्या अभिप्राय है। बच्चों, एक बच्चे का या एक शिशु के जीवन का प्रारंभ उस क्षण से ही मान लिया जाता है जिस क्षण वह एक भ्रूण के रूप में अपनी माता के गर्भाशय में स्थापित होता है। इसलिए शिशु मृत्यु संख्या में प्रसव पूर्व अर्थात गर्भावस्था में, अर्थात जब वह अपनी माता के गर्भ में स्थित है, प्रसव के दौरान अर्थात जन्म लेते समय
एवं नवजात शिशु अर्थात जन्म के बाद से लेकर 1 वर्ष की आयु तक के बालक एवं बालिकाएं, ये सभी सम्मिलित हैं जिनकी मृत्यु किसी भी कारणवश हो जाती है। या कह सकते हैं कि शिशु मृत्यु संख्या में वे सभी शिशु सम्मिलित हैं जो 1 वर्ष की कम आयु में किसी भी कारणवश मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। परंतु शिशु मृत्यु दर एक निर्धारित समय के लिए होती है और एक निर्धारित वर्ष में 1000 जीवित जन्मे बच्चे अर्थात 1000 ऐसे बच्चे जिन्होंने जीवित जन्म लिया हो, उन बच्चों में से, उन शिशुओं में से 1 वर्ष की आयु पूर्ण किए बिना जो शिशु मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वह संख्या उस निर्धारित वर्ष के लिए शिशु मृत्यु दर कहलाती है। कह सकते हैं कि एक देश में, किसी भी देश में 1 वर्ष में जितने बच्चे जीवित जन्म लेते हैं, उनमें से प्रति 1000 पर जितने बच्चे 1 वर्ष की आयु पूर्ण किए बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वह संख्या उस वर्ष के लिए शिशु मृत्यु दर कहलाती है। जिसे आप समझने के लिए इस सूत्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे यहां पर लिखा है 1 वर्ष में मरने वाले शिशुओं की संख्या जिनकी आयु 1 वर्ष से कम हो, अर्थात जन्म से लेकर 1 वर्ष पूर्ण ना कर पाने वाले बच्चों की संख्या जो उस निर्धारित वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो गए हों, और उसी वर्ष में जितने बच्चों ने जीवित जन्म लिया है उन बच्चों की संख्या गुणे 1000। मान लेते हैं कि किसी भी वर्ष में जो बच्चे 1 वर्ष की आयु नहीं पूर्ण कर पाए उनकी संख्या 50 है, और उसी वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या 1000 है। तो 50/1000 गुणे 1000 को हल करने पे हमें संख्या मिलती है 50, अर्थात उस वर्ष के लिए शिशु मृत्यु दर 50 होगी। बच्चों, हमने जाना यह शिशु मृत्यु दर क्या है, तो चलिए अब हम उन कारणों पर चर्चा करेंगे जो शिशु मृत्यु दर के अधिक होने के प्रमुख कारण बन सकते हैं। इन कारणों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जैविकीय कारण, दूसरा आर्थिक कारण और तीसरा सांस्कृतिक एवं सामाजिक कारण। जैविकीय कारण का अर्थ है जीव से संबंधित, जिनमें सबसे प्रथम बिंदु है समय से पूर्व जन्म लेना। बच्चों, हम सब जानते हैं कि गर्भावस्था लगभग 270 दिनों का एक काल होता है जिसमें एक शिशु पूर्णतः अपनी मां के गर्भ में विकसित होता है। किसी भी कारणवश यदि बच्चा इन 9 महीनों के पूरे होने के पूर्व अर्थात 270 दिनों के पूर्ण होने के पूर्व ही जन्म ले लेता है तो वह इस प्रकार से पूर्णतः विकसित नहीं होता है कि वह अपने आसपास के वातावरण के साथ उचित सामंजस्य स्थापित कर पाए। ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। माता की उम्र एवं स्वास्थ्य। बच्चों, हम सब जानते हैं कि भ्रूण का पोषण माता के द्वारा होता है, अर्थात 9 महीने अपने भरण एवं पोषण के लिए वह शिशु पूर्णतः अपनी माता पर निर्भर करता है। इसलिए आवश्यक है कि माता की उम्र एवं उसका स्वास्थ्य उचित हो, जिससे वह अपने गर्भ में पल रहे शिशु का उचित विकास कर पाए। इसलिए आवश्यक है कि माता की उम्र लगभग 19 साल से 35 साल के मध्य में ही हो, क्योंकि यह काल प्रजनन प्रक्रिया के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। इस काल में जन्म लेने वाले शिशु प्रत्येक दृष्टि से विकसित होते हैं और स्वस्थ होते हैं। इसके बाद बच्चों, तीसरा बिंदु है शिशु के जन्म के समय उसका वजन। बच्चों, यदि एक शिशु 9 महीने की अवधि पूर्ण करके जब जन्म लेता है तो उसका आदर्श वजन लगभग 2.7 से 3.5 किलोग्राम तक होना चाहिए। यदि किसी भी कारणवश वह बच्चा पूर्ण पोषण नहीं पाता है या किसी भी कारणवश यदि उसका वजन 2.5 किलो से कम अथवा 4 किलो से ज्यादा होता है तो ऐसे बच्चों में भी जीवित रहने की संभावना थोड़ी
कम होती है। क्यों? क्योंकि वह पूर्णतः सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। इसके बाद है चौथा बिंदु, गर्भावस्था में असावधानी। बच्चों, आपने कक्षा 11 में प्रत्याशित माता की देखरेख में पढ़ा भी था और यह जाना भी था कि माता की देखरेख का सीधा प्रभाव शिशु के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि गर्भावस्था में प्रत्याशित माता की देखरेख उचित प्रकार से हो। यदि किसी भी कारण से गर्भावस्था में असावधानी बरती जाती है तो उसका सीधा प्रभाव जन्म लेने वाले शिशु पर पड़ता है और जिसके कारण उसके मृत्यु की संभावना भी बढ़ जाती है। बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे और बच्चों अगला बिंदु है जन्म का अंतराल। बच्चों, दो बच्चों के मध्य में कम से कम 3 वर्ष का अंतराल होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि बच्चे जन्म लेने के बाद भी भरण पोषण के लिए अपनी माता पर निर्भर करते हैं। इसलिए माता पर उस समय दुगनी जिम्मेदारी हो जाती है। पहली तो उसको स्वयं को पुनः स्थापित करना होता है, जिससे कि वह गर्भावस्था के और प्रसव के बाद होने वाली प्रक्रियाओं से जूझकर पुनः अपने आप को एक सामान्य स्थिति में ले आए और साथ ही साथ उसे अपने नवजात शिशु का भी भरण पोषण करना होता है। ऐसी स्थिति में आवश्यक हो जाता है कि पर्याप्त अंतर रखा जाए, जिससे कि माता अपना भी ख्याल रख पाए, स्वयं का भी ख्याल रख पाए और साथ ही साथ अपने नवजात शिशु का भी पूरा ध्यान दे पाए। इसलिए 2 बच्चों के मध्य अंतराल होना आवश्यक है। और जल्दी जल्दी अगर हम जन्म देते हैं बच्चों को तो उसका दुष्प्रभाव माता एवं शिशु दोनों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। जल्दी जल्दी जन्म लेने वाले शिशु या अंतराल कम होने पर जो शिशु जन्म लेते हैं वह प्रायः कमजोर होते हैं, इसलिए उनकी मृत्यु की संभावना भी ज्यादा होती है। उसके बाद अगला बिंदु है बच्चों, गर्भ में 1 से ज्यादा बच्चों की उपस्थिति। बच्चों, कई बार कुछ जैविकीय कारणों से गर्भ में एक के साथ कई बच्चे भी विकसित होने लगते हैं, या कह सकते हैं एक भ्रूण के जगह पर कई भ्रूण स्थापित हो जाते हैं और कई बच्चों का विकास होने लगता है। ऐसी स्थिति में जब बच्चों की संख्या ज्यादा होती है तो उन बच्चों में पोषण की कमी होने की संभावना बढ़ जाती है और ऐसे जन्म लेने वाले शिशुओं के कमजोर होने की संभावना ज्यादा होती है और इसलिए उनके मृत्यु की भी संभावना बढ़ जाती है। बच्चों, ये वो कुछ जैविक कारण थे जिनके कारण शिशु मृत्यु दर प्रायः अधिक देखने को मिलती है। अब हम चर्चा करेंगे आर्थिक कारणों की, अर्थात उन कारणों की जिनमें धन के अभाव के कारण शिशु मृत्यु दर प्रायः बढ़ जाती है। आर्थिक कारण में सर्वप्रथम पहला बिंदु है निर्धनता। निर्धनता अर्थात धन का अभाव। बच्चों, जब धन का अभाव होता है तो उस धन के अभाव के कारण हम चाहते हुए भी अपने बच्चों को पूर्ण पोषण, उनको सुरक्षा, उनको स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चे कुपोषित होते हैं और माता का भी समुचित ध्यान ना रख पाने के कारण माता का भी स्वास्थ्य उचित नहीं रहता है, जिसके कारण जन्म लेने वाले बच्चे भी कुपोषित होते हैं और कुपोषित बच्चों के संक्रमित होने एवं रोगग्रस्त होने की संभावना भी ज्यादा होती है। दूसरा कारण है बेरोजगारी अर्थात रोजगार का अभाव। जब रोजगार का अभाव होता है तो हमारे पास धन की कमी स्वतः ही हो जाती है। जनसंख्या ज्यादा है और समुचित रोजगार उपलब्ध ना होने के कारण बहुत सी संख्या में लोग ऐसे हैं जो भिक्षावृत्ति के द्वारा ही अपने शिशुओं का लालन पालन करते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे परिवार अपने बच्चों को वो समुचित साधन उपलब्ध नहीं करा पाते हैं जो उनके स्वस्थ होने के लिए अनिवार्य हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों के कुपोषित एवं संक्रमित होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और तीसरा बिंदु है पौष्टिक आहार की कमी। बच्चों, धन के अभाव के कारण या कभी कभी अज्ञानता से भी पौष्टिक आहार की कमी देखने को मिलती है और हम सब जानते हैं कि भोजन का कार्य है हमें
ऊर्जा प्रदान करना, हमारे शरीर का निर्माण करना एवं हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देना। और जब हमारे आहार में पोषक तत्व ही कम होते हैं या हमें समुचित आहार ही नहीं मिल पाता जितना हमारे लिए आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में ना तो उचित विकास हो पाता है और ना ही हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित हो पाती है। तो ऐसी स्थिति में ये बच्चे जल्दी जल्दी संक्रमित होते हैं और उनके मृत्यु की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। इसके बाद बच्चों अगला कारण है उपयुक्त आवास का अभाव। जब हमारे पास धन का अभाव होता है तो धन के अभाव के कारण हम उपयुक्त आवास की भी व्यवस्था नहीं कर पाते। ऐसे में लोग मजबूर हो जाते हैं कि वह मलिन बस्तियों में ही रहें। ऐसी मलिन बस्तियों में जहां पर वातावरण भी स्वच्छ नहीं रहता है, गंदगी रहती है, शुद्ध पेयजल नहीं होता है, ऐसी जगह पर जब बच्चों का लालन पालन होता है, बच्चों का पालन पोषण होता है, तो छोटी छोटी बीमारियां भी, क्योंकि उपयुक्त वातावरण वहां पर नहीं होता है, स्वच्छ वातावरण नहीं होता है, तो छोटी छोटी बीमारियां भी विकराल रूप ले लेती हैं, बहुत ही तेजी से फैल जाती हैं और बहुत ज्यादा संख्या में बच्चों के मृत्यु का कारण बन जाती हैं। इसलिए आवश्यक है कि स्वच्छ वातावरण में ही रहा जाए। चिकित्सा संबंधी सुविधाओं का अभाव। धन के अभाव के कारण जब हम एक सुव्यवस्थित अस्पताल में अथवा योग चिकित्सक के निगरानी में नहीं जा पाते हैं तो छोटे छोटे रोग भी विकराल बन जाते हैं और प्रसव प्रक्रिया भी अगर डॉक्टरों की निगरानी में ना कराकर घर पर कराया जाता है तो उनमें भी संक्रमण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और जो अकाल मृत्यु का कारण बन जाती हैं। इसलिए आवश्यक है कि प्रसव प्रक्रिया या रोगग्रस्त होने पर एक योग चिकित्सक के पास ही संपर्क किया जाए, जिससे आपको एक उचित चिकित्सा मिल पाए और आप उसका लाभ उठा पाएं। बच्चों, इसके बाद हम चर्चा करेंगे कुछ सांस्कृतिक और सामाजिक कारणों पर, जिनमें सबसे पहला कारण है प्रथम स्तनपान अथवा कोलेस्ट्रम से वंचित रह जाना। बच्चों, हम सब जानते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ के स्तन से जो प्रथम पीला गाढ़ा दूध निकलता है उसमें भरपूर मात्रा में एंटीबॉडीज होते हैं जो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। किसी भी कारणवश या तो भ्रमवश माता उसे अपने बच्चे को ना दे या फिर किसी अन्य कारण से भी अगर कोई शिशु उस प्रथम दूध से वंचित रह जाता है, उस प्रथम स्तनपान से वंचित रह जाता है, तो उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित नहीं हो पाती है। ऐसे बच्चे प्रायः जल्दी जल्दी संक्रमित होते हैं और उनके रोगग्रस्त होने की भी संभावना अधिक होती है। उसके बाद अगला बिंदु है शिशु का लिंग। बच्चों, लैंगिक भेद शिशु मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि पुत्र की लालसा में लड़कियों को गर्भ में ही या जन्म लेते ही बहुत सी जगहों पर मृत्यु को प्राप्त करा दिया जाता है या शिशु मृत्यु दर अधिक होने का एक बहुत बड़ा कारण है। माता का अशिक्षित होना। बच्चों, शिक्षा जो है न केवल आपके अधिकारों को आपको दिलाती है अपितु आपको सक्षम भी बनाती है कि आप स्वयं का और दूसरों का भी ध्यान भली प्रकार से रख पाए। तो यदि एक माता शिक्षित होती है तो वह न केवल अपना अपितु अपने पूरे परिवार का और अपने शिशु का भी ध्यान भली प्रकार से रख पाती है। क्यों? क्योंकि उसे ज्ञान होता है कि उसके लिए क्या उचित है, उसके शिशु के लिए क्या उचित है। वह उसी प्रकार से सावधानी पूर्वक अपने बच्चे को पालती है। इसलिए माता का शिक्षित होना भी अनिवार्य हो जाता है एक स्वस्थ बच्चे के लिए। केरल में साक्षरता दर अधिक है और इसीलिए देखने को मिलता है कि वहां पर शिशु मृत्यु दर कम है। इसके विपरीत जिन राज्यों में साक्षरता दर कम है वहां पर शिशु मृत्यु दर अधिक देखने को मिलती है। शिक्षा का सीधा प्रभाव आपके दृष्टिकोण पर पड़ता है और आप उस उचित ज्ञान का लाभ उठाकर स्वयं को भी और साथ ही साथ अपने परिवार को भी एक अच्छा जीवन दे सकते हैं।
बच्चों, अगला बिंदु है कुप्रथाएं एवं रीतियां। भारत एक परंपराओं का देश है बच्चों। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की परंपराएं जीवित हैं और लोग उसका पालन भी करते हैं। शिशु के जन्म के संबंध में भी कई परंपराएं प्रचलित हैं जिनका लोग पालन अभी भी करते हैं, जैसे जन्म लेते ही शहद को चटाना, अथवा जन्म के बाद गर्भनाल पर मिट्टी लगाना, अथवा राख लगाना। ये कुप्रथाएं ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं संक्रमण को आमंत्रण देती हैं और इस संक्रमण के कारण शिशु के मृत होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके बाद है अगला बिंदु बाल विवाह। बच्चों, बाल विवाह अर्थात छोटी उम्र में विवाह। अभी हमने आपको बताया ही था कि माता की उम्र उचित होनी चाहिए जिससे वह पूर्णतः विकसित हो और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाए, परंतु बाल विवाह में जब छोटी उम्र में विवाह हो जाता है तो ऐसे में जब वह महिला माँ बनती है तो जिस बच्चे को वह जन्म देती है ना तो वह पूर्णतः विकसित होता है और ना तो वह पूर्णतः स्वस्थ होता है। तो ऐसे बच्चों के संक्रमित होने, रोगग्रस्त होने की संभावना ज्यादा होती है जो सीधे सीधे कहीं मृत्यु को आमंत्रण देती हैं। बच्चों, ये वे कारण थे जो शिशु मृत्यु दर को बढ़ाते हैं। तो अब हम उन उपायों पर चर्चा करेंगे जो इस दिशा में किए जा रहे हैं जिससे इन शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। सबसे पहला है उपाय माता के स्वास्थ्य का ध्यान। बच्चों, अभी हमने आपको बताया कि माता के स्वास्थ्य का सीधा प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। जब माँ स्वस्थ होती है तो उसके गर्भ में पलने वाला शिशु भी स्वस्थ होता है। इसलिए आवश्यक होता है कि माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाए और ये उपाय किए जा रहे हैं जिससे कि माता को वे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं जिससे कि माँ अपने आप को स्वस्थ रख सके और एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सके। संक्रमण की रोकथाम, इसके लिए समय समय पर शिशुओं और माता का टीकाकरण होता है। गर्भावस्था में भी टीकाकरण होता है जिससे जन्म लेने वाला बच्चा और माता दोनों स्वस्थ रहें। इस टीकाकरण के द्वारा विभिन्न प्रकार की खतरनाक रोगों से भी बचाव संभव है, जैसे तपेदिक, टिटनेस, डिप्थीरिया आदि। इस टीकाकरण से इन बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिलती है और शिशु मृत्यु को टाला जा सकता है। परिवार नियोजन, बच्चों परिवार को सीमित रखना एवं बच्चों के मध्य में एक उचित अंतर रखना, एक उचित अंतराल रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। और परिवार में बच्चों की संख्या कम होती है तो उनका उचित लालन पालन हो पाता है। इसलिए परिवार नियोजन को भी एक जन आंदोलन के रूप में अपनाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है जिससे वह परिवार नियोजन को अपनाएं और बच्चों के मध्य कम से कम 3 साल का अंतर रखें और बच्चों की संख्या कम रखें जिससे वह अपने शिशु को एक अच्छा जीवन दे सकें। गर्भावस्था में देखभाल, बच्चों गर्भावस्था में विशेष देखरेख करने के लिए मातृ शिशु कल्याण केंद्रों की स्थापना कराई गई है जिसमें उन्हें प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान और प्रसव के बाद सभी आवश्यक सुविधाएं जो कि उनके स्वास्थ्य, उनके पोषण से संबंधित होती हैं वह उन्हें प्रदान कर उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने का भी प्रयास किया जा रहा है जिससे माता गर्भावस्था में स्वस्थ रह सके और एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे और शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। बच्चों, इसके आगे जो और महत्वपूर्ण बिंदु है वह है शिक्षा। मैंने अभी आपको बताया ही था कि शिक्षा का सीधा प्रभाव मनुष्य के दृष्टिकोण पर पड़ता है। इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो और शिक्षित होने के बाद वह अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाए और उसका सीधा प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़े। लड़कियों की शिक्षा पर इसके लिए विशेष जोर दिया जा रहा है। स्वच्छता, बच्चों यदि हम स्वच्छ रहते हैं तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं और ऐसा हम जानते हैं कि स्वच्छता ही स्वास्थ्य की कुंजी है। इसलिए बच्चों यह प्रयास करना चाहिए कि हम हमेशा स्वच्छ रहें, हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहे, दूषित भोजन, मच्छर, गंदगी, अशुद्ध पानी पीने आदि पर रोक लगाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है जिससे अस्वच्छता के कारण संक्रमण
कम हो और बच्चे मृत्यु को प्राप्त ना हो और उनकी अकाल मृत्यु ना हो। बच्चों, वृद्धि एवं विकास की नियमित जांच करने की सुविधा। बच्चों, शिशु की प्रति माह नियमित जांच कराते रहना चाहिए। उसके वजन एवं लंबाई की नियमित जांच होनी चाहिए, जिससे यह पता चल सके कि बच्चा स्वस्थ है अथवा नहीं, उसकी वृद्धि एवं विकास भली प्रकार से हो रही है या नहीं, जिससे समय रहते पता चल सके कि यदि उसकी वृद्धि नहीं हो रही है तो उसके क्या कारण हैं। इन कारणों की खोज कर उन्हें चिकित्सा मिल सके और उनको बचाया जा सके, उनकी मृत्यु की संभावना को कम किया जा सके। जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास। बच्चों, अभी आपको हमने बताया था कारणों में निर्धनता भी एक बहुत ही प्रमुख कारण था। जिस निर्धनता के कारण लोगों का जीवन स्तर ही निम्न होता है, वे मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रह जाते हैं। इसलिए यह भी प्रयास किया जा रहा है कि जीवन स्तर ऊंचा किया जाए प्रत्येक नागरिक का, और उसके लिए सरकार आवास उपलब्ध कराती है, साफ पीने के पानी की व्यवस्था कराती है, पोषाहार उपलब्ध कराती है, नियमित जांच कराती है। इन सब सुविधाओं का लाभ उठा के प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन स्तर को ऊंचा कर सकता है और एक स्वस्थ जीवन को प्राप्त कर सकता है। बच्चों, कुछ और प्रमुख प्रयास हैं जिनसे सामाजिक और आर्थिक दशाओं में सुधार किया जा सकता है। बच्चों, जब हमारे देश का सामाजिक और आर्थिक ढांचा ही सुधरेगा, तभी इस शिशु मृत्यु दर में कमी हो पाएगी, और इस ढांचे को सुधारने के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। आवश्यकता है कि प्रत्येक व्यक्ति इसमें सहयोग करे और इन प्रयासों को सफल बनाए। ये प्रयास क्या है? संचार के साधन बढ़ाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास। लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए, उन्हें यह ज्ञान देने के लिए कि क्या उचित है अथवा नहीं, संचार के साधन बढ़ाए जा रहे हैं। और इन संचार के साधनों के माध्यम से उन्हें स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी शिक्षा दी जाती है, उन्हें अस्पताल में प्रसव कराने के लाभ बताए जाते हैं, जिससे वह सतर्क हो सके और सावधानी पूर्वक अपने जीवन को बिता सकें। बाल कल्याण सेवाओं में विकास करना और उनकी उपलब्धता पर जोर दिया जाए। बहुत सी बाल कल्याण सेवाएं हमारे देश में चल रही हैं, उनमें और बढ़ोतरी की जाए और साथ ही साथ इस बात पर विशेष जोर दिया जाए कि यह बाल कल्याण सेवाएं प्रत्येक बच्चे तक, प्रत्येक माता तक पहुंच सकें। ये बाल कल्याण सेवाएं क्या हैं, इनको विस्तार से आप अपने अगले अध्याय में पढ़ेंगे। टीकाकरण पर विशेष ध्यान देना एवं स्वास्थ्य की नियमित जांच कराना। नियमित जांच एवं यह टीकाकरण आपको स्वस्थ रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लिंग भेद को मिटाने हेतु किए जा रहे प्रयास। बच्चों, ये लिंग भेद लोगों के मन में लड़का और लड़की का जो यह भेद है, यह एक बहुत बड़ा कारण है शिशु मृत्यु दर के अधिक होने का। इसको मिटाने के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं और इस प्रयास में कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाई गई है। बच्चियों के जन्म पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। बच्चियों के निःशुल्क शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है, जिससे माता पिता लड़के और लड़की के भेद को खत्म करके उनमें कोई अंतर ना देखते हुए दोनों को सामान्य जीवन दे सकें। और अंतिम बिंदु है बाल विवाह एवं दहेज निरोधक कानून बनाना। ये वे प्रयास थे जो किए जा रहे हैं इस शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए। अभी आवश्यकता है कि इन प्रयासों को और प्रभावी बनाया जाए और एक जन सहयोग इसमें शामिल हो, जिससे यह पूर्णतः सफल हो पाए। तो बच्चों, अंत में इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य पर हम चर्चा करेंगे, जिनमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। बच्चों, आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है और अंत में उम्मीद करती हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि शिशु मृत्यु दर क्या है और इसके अधिक होने से क्या हानियां हैं और क्या वो कारण हैं जो शिशु मृत्यु दर को अधिक करते हैं, और वे उन प्रयासों से भी आप परिचित हो गए होंगे जिनसे इस शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है। अब आपकी भी एक शिक्षित
नागरिक के रूप में यह भूमिका है कि इन प्रयासों को सफल बनाने में आप भी पूर्ण सहयोग दें, लोगों के मध्य जागरूकता फैलाएं और इन प्रयासों को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।